Assalamu alaikum to all my students. I hope you all are doing well. So in this video I am going to share with you the SAARC organization that was established in 1985. अगर मैं इसके स्टैंड की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी बुनियाद सबसे पहले ज़ियाउर रहमान ने रखी थी, जो कि प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के 1971 से 1988 में। बांग्लादेश जो है वो आप लोगों को पता है कि 1905 और 1911 में इसकी पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान से जो है वो इसको अलग कर दिया गया था और ये अब इसका जो है ये इंडिया में आता है, इसका जो पार्ट अलग किया गया था और बाकी जो है वो हमारे पास है। तो अगर मैं बताऊं कि इसकी बुनियाद रखी क्यों गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और 2007 में जो है वो अफगानिस्तान ने भी इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। इनका बेसिक जो मकसद है वो वेलबींग के लिए काम करना है, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली वेलबींग है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बेसिक आपको ट्रिक बताऊं कि आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को, तो MBBS स्पेन, ये मैंने एक ट्रिक जो है वो याद की थी, तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि सार्क जो है वो इनमें 8 कंट्रीज़ आते हैं, तो आप ये ट्रिक जो है वो इजीली रिमेंबर करके इन कंट्रीज़ को अपने जहन में फीड कर सकते हैं। MBBS स्पेन, M स्टैंड फॉर मालदीव्स, B भूटान और अगेन B बांग्लादेश और S जो है वो श्रीलंका, P जो है वो पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया और N जो है वो नेपाल। MBBS Spain is the simple trick for remembering SAARC countries, and after that I'm going to share with you the basic objectives of SAARC। तो इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, तो डिपार्टमेंट्स इसके जो हैं वो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का इस्लामाबाद में इसके 3 से 4 हैं इसके मेन डिपार्टमेंट्स, जिनमें सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल आ जाता है जो इस्लामाबाद में है, और यह मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी। उसके बाद जो है वो सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये भी इस्लामाबाद में है, डेवलपमेंट सेंटर भी इस्लामाबाद में है सार्क का, और सार्क का एनर्जी सेंटर भी इस्लामाबाद में है। तो बेसिकली इसके इतने सेंटर जो है वो इस्लामाबाद में क्यों हैं, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो आइडिया ही जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान ने ही इसका बेसिकली आइडिया दिया था सार्क का। तो इसके बाद इसके 2 से 3 जो है वो डिपार्टमेंट्स दिल्ली में है। दिल्ली में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दिल्ली में तो एक बेसिक जो है वो सार्क की यूनिवर्सिटी है जो कि तालीम देती है लोगों को, स्टूडेंट्स को सार्क। उसके बाद जो है वो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, ये भी सार्क के अंदर दिल्ली के अंदर है, जो कि सेकंड डिपार्टमेंट है दिल्ली में सार्क का। उसके अलावा ढाका की बात करूं मैं तो ढाका में भी एक है सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर, जिसमें सारे जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम की मैनेजमेंट की जाती है। ये सारा आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों इसकी बुनियाद रखी गई थी 1985 में, क्या ऐसी जो है वो चीज़ें इन लोगों ने फेस की थी कि इन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा अलायंस, ऐसा इत्तेहाद बनाना चाहिए जिसमें सारे जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं मिलके जो है वो काम कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव्स की इसकी मैं बात करूं तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो है वो एक दूसरे के साथ ये काम करेंगे, एक दूसरे का कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। सोशल जो है वो इकोनॉमिकली एक दूसरे की ट्रेड में हेल्प करेंगे। उसके अलावा पॉलिटिकली अगर कोई इनको इशू आता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करेंगे। और एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी यही आ जाता है कि एग्रीकल्चर में अगर कोई डेवलपमेंट करवानी है तो ये जो है वो ट्रेड के ज़रिए या कोई भी ऐसा सिस्टम जो इनके डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए हैं उनमें ये मीटिंग्स रखेंगे। उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट्स कुछ साइन होते हैं, फिर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क स्टार्ट कर दिया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज, अगर जो है वो क्लाइमेट इन लोगों ने चेंज करना है, अगर किसी पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो क्लाइमेटिक इशू जो है वो लाहौर में बहुत होते हैं, आप लोगों को पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा इंडिया के ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे जो है वो ये मिल बांट कर जो है वो क्लाइमेट को भी बेहतर करेंगे,
अपने अपने कंट्रीज़ के। उसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान के रोल की बात करूँ तो सार्क में पाकिस्तान का रोल जो है वो क्या रहा है इसमें, तो 1988 में बेसिकली जो है वो इस्लामाबाद में इसकी समिट की गई थी सबसे पहली बार। जब पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लीड कर रही थी। उसके अलावा 2004 में जब हमारे जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो हुकूमत थी, तो तब एक समिट की गई थी इस्लामाबाद में। तो बेसिकली यही अभी तक पाकिस्तान का रोल रहा है। उसके अलावा जो है वो मोस्ट पावरफुल, अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो सार्क में कौन से ऐसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं जिनको जो है वो कह सकते हैं कि आप सार्क की बेसिक ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं बाकी छोटे मोटे, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, या ऐसे, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इन दोनों में ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड हैं आबादी के लिहाज से भी, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों को पता है कि इनकी आबादी भी अच्छी है और बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ये बेस्ट हैं बाकियों से, ठीक है। तो बाकी किसी भी अगर कंट्री को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है वो मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करेंगे। एग्रीकल्चर चाहे वो सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो, या इकोनॉमिली इनको ट्रेड के लिए कोई रूट्स की ज़रूरत होती है तो ये एक दूसरे का साथ देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसके अलावा अगर मैं ऑब्जर्वर स्टेट की बात करूं तो ऐसे कौन सी कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि हम भी सार्क जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, तो उनमें जितने भी ऑब्जर्वर हैं या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो किसी भी वक्त जो है वो एज आ जो आप कह सकते हैं कि इनके स्पेसिफिक मेंबर कहला सकते हैं। इनको जो है वो ऐड किया जा सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इनमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जो खुद आप लोगों को पता है कि 21 ऑलमोस्ट इसमें कंट्रीज आ जाती हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ईरान है, जापान है, उसके बाद म्यांमार आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, और यूएसए। और यूएसए तो मेरे नहीं ख्याल से ये लोग जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी ईस्ट के अलायंस बनते हैं वो वेस्ट के अगेंस्ट में बनते हैं, और जितने भी वेस्ट के अलायंस बनते हैं वो ईस्ट के अगेंस्ट में बनते हैं। क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि ये जो है वो कंट्रीज डोमिनेट होना चाहते हैं, वेस्ट जो है वो ईस्ट पे करना चाहता है और ईस्ट जो है वो वेस्ट पे होना चाहता है, तो इस वजह से जो है ये अलायंस बनाए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूएसए जो है वो ऑब्जर्वर है, इसको इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा क्योंकि जो है वो ये एंटी आप कह सकते हैं कि वेस्ट ये भी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है एक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हाईली अथॉरिटी है ये, और जो है वो एक साल में 2 बार इनकी मीटिंग्स होती हैं सार्क की, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इनके एग्रीमेंट्स की बात करूँ तो एग्रीमेंट्स में जो है वो 3 बेसिकली अभी तक जो हैं वो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिनमें सेप्टा आ जाता है, SAPTA, दैट वाज स्टैंड फॉर साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, 1995 में हुआ था। और सेफ्टा जिसमें F आता है, SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि इन ममालिक में अगर कोई भी कंट्री फ्री ट्रेड करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है, कोई भी उन पर टैक्स या टैरिफ कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का भी टैक्स, ठीक है। उसके बाद SMC जो है वो एग्रीमेंट किया गया था, दैट वाज स्टैंड फॉर सेप्टा मिनिस्टर काउंसिल डिसीजन मेकिंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। ये जो है वो इन जो है वो एग्रीमेंट्स की एक आप कह सकते हैं कि एज अ बॉडी वर्क करती है, जो कि तमाम कंट्रीज़ के एग्रीमेंट्स को देखती है और उन पे फिर वर्क भी करती है, ठीक है। तो ये था ऑलमोस्ट सार्क के हवाले से। तो अगर मैं इसकी कुछ बेसिक आप लोगों को चीज़ें बताऊं तो सार्क ऑलमोस्ट अभी जो है ये डेड, एक किस्म की डेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, क्योंकि 2014 में जो है वो इसकी लास्ट समिट हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो उसके बाद कोई भी ऐसा कोई कंट्री नहीं जो इसमें ऐड हुआ है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो साइन किया गया है, और उसके बाद कोई भी ऐसी समिट नहीं है जो अभी तक हुई है। तो ऑलमोस्ट जो है वो ये अभी तक वर्क में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं समिट्स या कोई आप कह सकते हैं मिनिस्टर मीटिंग होती हैं, लेकिन कोई एज आ आप कह सकते हैं कि बिग लेवल पे अभी तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो ऐसे ही बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको लोगों को CS और PMS के हवाले से शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मोर वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।